हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अतीत भाग 1 छठी क्लास में और हमारे अतीत भाग 2 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत भाग 3 कक्षा 8 में। इसके कवर पेज पे बहुत सारे अंग्रेज सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी बुक मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे कि आधुनिक इतिहास भी कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में होगी। मतलब अंग्रेज आएंगे और आज़ादी भारत को मिली, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। इसमें पहला अध्याय रहेगा कैसे, कब और कहाँ। दूसरा रहेगा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। एक कंपनी आती है, व्यापार करना शुरू करती है और धीरे धीरे वह साम्राज्य में बदल जाती है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे चलाया, कैसे कंट्रोल किया। चौथा है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। एक लड़का दीकू जो कल्पना करेगा कि हाँ, स्वर्ण युग कैसा था। पांचवा है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में, आधुनिक इतिहास में खास तौर पे 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है उसे, उसके बारे में। छठा है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। सातवां है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आठवां अध्याय महिलाएं, जाति एवं सुधार, अर्थात जातिगत जो समस्याएं रही होंगी उनको, और महिलाओं के मतलब जो भी समस्याएं रही होंगी उनके सॉल्यूशन के बारे में। आंदोलन चले थे, अलग अलग आंदोलन चले थे। राजा राम मोहन राय उनमें से एक है, उनका नाम आएगा इनमें। नवा अध्याय है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, 1870 के दशक से 1947 तक। उसके बाद से है 10वां अध्याय, और ये आखिरी अध्याय रहेगा आपका स्वतंत्रता के बाद, अर्थात 1947 के बाद की स्थिति, जब भारत आज़ाद हो गया था। आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें अंग्रेज सिपाही दिखाई दे रहे हैं, मतलब अंग्रेजी पोशाक में सिपाही दिखाई दे रहे हैं। इसमें भारतीय भी हो सकता है, हो चित्र बनाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जनता दिखाई दे रही है, एक जगह एकत्रित है। यह चित्र है पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट 1790। ये किसी संधि पर हस्ताक्षर हो रहा है। NCERT 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जिसका पहला अध्याय कुछ इस प्रकार है कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, पहला सवाल है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ चीज़ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है
कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। गतिविधि। चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। आइए चित्र 1 को देखते हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782, अर्थात जेम्स रेनेल ने इस चित्र को तैयार किया था 1782 में। इसमें क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। चित्र में स्पष्ट है, पीछे एक शेर है, आगे ब्रिटेनिया और 3 ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। बगल में एक व्यक्ति कुछ तलवार लिए हुआ है और वो कुछ आदेश करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। मतलब प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से नहीं होती हैं, एक लंबे समय काल में होता है। जैसे कि हम कहें कि आप बड़े कब हुए, तो आप अचानक से हम ये पूछें कि आप 18 साल के कब हुए, तब बता सकते हैं कि हाँ इस तारीख को 18 साल का हुए। लेकिन आप बड़े कब हुए, एक पूरी प्रक्रिया, आप धीरे धीरे समय के साथ बड़े हुए हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनके जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। अभी जो बात कर रहे थे उसी को बता रहा है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अर्थात कुछ 100 सालों पहले तक की बात करें तो इतिहास एक तरफा था, सिर्फ राजा के प्रति कि राजा ने क्या किया, राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, राजा ने कौन सी योजना शुरुआत की, राजा ने कौन सा भवन बनवाया, राजा की मृत्यु कब हुई, राजा ने शादी कब की, राजा के खिलाफ बगावत कब हुआ, इसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि नहीं, इतिहास तो इतना छोटा नहीं हो सकता। सिर्फ एक राजा के लिए, अब मान लीजिए कि हजारों लोग हैं और राजा कोई एक है, तो बाकी 999 लोग कैसे जी रहे थे। इस बारे में इतिहास पूरा होने के लिए एक दूसरा एंगल, दूसरा परिदृश्य भी होना चाहिए कि उस समय आम जनता क्या कर रही थी।
तो बाद में इस चीज़ों को बढ़ाया गया और इस चीज़ को जारी रखा गया है। और आप इतिहास जैसे जैसे पढ़ेंगे आप समझेंगे कि हाँ, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चित्र 2 ने दिया हुआ है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब देख सकते हैं ये कुछ रूमी दरवाज़ा, लखनऊ के रूमी दरवाज़ा जैसा दिख रहा है और आगे घोड़े पर राजकुमार सवार है। ऊपर लिखा हुआ है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टी कॉफ़ी एंड प्रोविजंस। नीचे कैलेंडर भी दिया हुआ है। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे हम बात करें 4 मार्च कोई खास अपने आप में खास नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि आपका जन्मदिन है तो अब वो दिन आपके लिए खास हो गया कि हाँ 4 मार्च एक खास दिन है, क्योंकि आपका उस दिन जन्म दिवस से आप जन्म दिवस मनाते हैं, उसी दिन आप पैदा हुए थे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी शादी हो जाती है 8 अप्रैल को और आप मानते हैं कि ये घटना मेरे जन्म से भी बड़ी है, मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो मेरी ज़िंदगी बदल दिया, तो आपके लिए अब 4 मार्च की बजाय 8 अप्रैल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए तारीखों के मायने भी बदलते रहते हैं, एक समझ के हिसाब से कि हम क्या चीज़ें महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हम जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? चित्र 3 में हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। आगे देखते हैं, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। जैसा कि आप यदि रामायण या महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें खंड काव्य कर करके अलग अलग हिस्से हैं। सारी कहानी तो एक ही है लेकिन अलग अलग बांटे गए हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा संविधान भी है, उसमें भाग अलग अलग डिवाइड किया गया है आपको मोटा मोटा समझने के लिए। एक अलग टॉपिक उसका नाम दे दिया जाता है कि इससे रिलेटेड इसमें चीज़ें सारी मिली रहेंगी। आपको कोई खास चीज़ पढ़ना हो, ढूंढना हो तो उसमें आप देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है।
जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अर्थात यदि अब हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो हमें जब विद्रोह हुआ वो घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जब कोई अंग्रेज मारा गया वो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उनके चश्मे से, उनके नज़र से देखने पे वो उनकी नियुक्ति कब हुई, वो अ, कब आए, कहाँ का दौरा किए, कौन सी योजना शुरू किए, कौन सा भवन बनवाए, इन्हीं के इर्द गिर्द में घूमती थी। लेकिन अब तिथियां हमारे हिसाब से होंगी कि लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, भारतीयों के द्वारा। अगला हेडिंग है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, अर्थात एक टाइम लिमिट कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। ये पहले व्यक्ति थे जो भारत के इतिहास को इस टाइप से उन्होंने एक बांटने का काम किया था, कालखंड में बांटने का। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? हाँ, आपको दिखना चाहिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम तो कहा गया है, लेकिन ईसाई नहीं कहा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ईसाई थे और ये उनका नाम लिख दिया गया है ब्रिटिश बस। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का महत्व क्या होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये भी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। आप समझ सकते हैं कि तानाशाह डिक्टेटरशिप चलता था, आम जनता का कोई महत्व नहीं था। हालांकि इतिहास हमें पता है, वैदिक एरा से लेके सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं चीजें कुछ और बताती हैं। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? मुझे लगता है कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। पिछले पेज पे एक गतिविधि थी, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग काल खंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने काल खंडों को किस तरह तय किया है। जैसे कि मान लीजिए कि बचपन में जब स्कूल वाली शिक्षा कर सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर शादी हो गया, फिर उसके बाद से फैमिली चलाने वाला, ऐसे ऐसे करके, या फिर आपको कोई और तरीका हो तो बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? जब भारत की बात की जाए तो हाँ, ऐसी बात थी कि सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट करते थे, सामंजस्य के साथ चलते थे। यदि सामंजस्य न हो तो लड़ाई झगड़ा ही सही, लेकिन उस समय मौजूद थे। कोई एक धर्म एक समय पर बस नहीं रहा है, इकलौता कोई भी धर्म नहीं रहा है। किसी युग को
केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। आप यदि पुराना पढ़े हुए आपको याद होगा तो जैसे कि ब्राह्मण धर्म था, फिर उसके बाद से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर कुछ हिंदू धर्म वाले थे, उसी में संप्रदाय में बटा हुआ था। शैव शिव को मानने वाले लोग थे, विष्णु को मानने वाले थे, इसमें देवियों को मानने वाले, दुर्गा को मानने वाले लोग थे, अलग अलग सब चलता ही था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंधकार का युग भी कहा जाता है, क्योंकि सारी शक्तियां उन्हीं के पास थी। किस तरफ जा रहा है कोई समझ में नहीं आता था, देश कहाँ जा रहा है। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक युग इतिहासकार कहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, जिसमें से नील, अफीम, यही सारी चीज़ें, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें थी। नील तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कपास भी था। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। अर्थात जब कोई एक देश दूसरे देश को कंट्रोल कर ले, सारी की सारी चीज़ें अपने हिसाब से करे, इसी सिस्टम को, इसी तरीके को हम औपनिवेश कहेंगे, औपनिवेशिक कहेंगे। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हमारे अतीत अर्थात सबके लिए अतीत अलग अलग होगा। हमारा अतीत नहीं कहा गया है, यहाँ पे एक प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब सबका अलग अलग होगा। आम जनता का अलग है, राजा का अलग है, राजा के यहाँ काम करने वाले लोग अलग हैं, सिपाही अलग हैं, उनके लिए सबको अलग अलग महसूस कर रहे थे। और कुछ दबे कुचले वर्ग उनके लिए अलग है, तो इसलिए हमारा नहीं, हमारे अतीत। धन्यवाद, मिलेंगे अगले हिस्से में।